नमस्कार साथियों। आज हम समझेंगे फाइटोजियोग्राफिकल रीजन। ये फाइटोजियोग्राफिकल रीजन क्या होते हैं। इसे अगर देखा जाए तो हिंदी के अंतर्गत पादप भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं। भारत को वनस्पतियों के आधार पर किन किन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है उस पर भी अपन आज चर्चा करेंगे। और इन वनस्पतियों के आधार पर जो विभाजन किया गया है वही वास्तव में फाइटोजियोग्राफिकल रीजन कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां हर स्थान पर समान नहीं होती हैं। कहीं घने सदाबहार वन मिलते हैं, कहीं शंकुधारी वन, तो कहीं घास भूमियाँ, तो कहीं मरुस्थलीय वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। वनस्पतियों में यह विविधता मुख्यतः जलवायु, वर्षा, तापमान, मिट्टी, ऊंचाई तथा भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। तो यह जो आज का टॉपिक है फाइटोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, इस पर हम चर्चा करेंगे कि भारत में कौन कौन से ऐसे पादप भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनको वनस्पतियों के आधार पर विभक्त किया गया है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर वनस्पतियों की जो विविधता है, उन विविधता के आधार पर वनस्पतियों को ध्यान में रखकर एक पर्टिकुलर क्षेत्र को फाइटोजियोग्राफिकल रीजन के नाम से जाना जाता है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां समान प्रकार की जलवायु एवं पारिस्थितिक परिस्थितियों के कारण विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, उसे फाइटोजियोग्राफिकल रीजन कहते हैं। और भी अगर सरल शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि यह वनस्पतियों के वितरण पर आधारित पृथ्वी का एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र है जिसमें वनस्पतियों की विविधता के आधार पर उनको विभाजित किया गया होता है। अगर हम देखें कि ये जो भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष में जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वो कितने हैं, तो उस पर अपन देखें तो ये मुख्यतः यहाँ पर 9 प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र बताए गए हैं। वैसे तो 8 हैं, पर इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, तो उसे अपन देखते हैं। जैसे कि पश्चिमी हिमालय हो गया, पूर्वी हिमालय क्षेत्र हो गया, सिंधु के मैदान क्षेत्र हो गया, गंगा का मैदान क्षेत्र हो गया, दक्कन के पठार क्षेत्र हो गए, मलाबार अथवा पश्चिमी घाट क्षेत्र हो गए, असम क्षेत्र हो गए, अंडमान निकोबार क्षेत्र हो गए। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमने अभी 8 क्षेत्र बताए, उनमें से अभी आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है उसमें आपको 9 वेजिटेशन टाइप के आधार पे क्या नाम से फाइटोजियोग्राफिकल रीजन को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है वेस्टर्न हिमालय, दूसरा है ईस्टर्न हिमालय, तीसरा वेस्ट इंडियन डेजर्ट, गैंगेटिक प्लेन, असम, सेंट्रल इंडियन रीजन, मालाबार, दक्कन और अंडमान। इस प्रकार से अगर देखा तो आप इनको क्रमशः समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले फाइटोजियोग्राफिकल रीजन जो इंडिया है उसमें से पहला जो रीजन है वो है वेस्टर्न हिमालय। अगर हम वेस्टर्न हिमालय की बात करें तो यहाँ की विशेषता ये है कि ये कुमायूं से कश्मीर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों तक ये फैला हुआ क्षेत्र है ना। या हम कह सकते हैं कि यह क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमालय के जो हिमाचल प्रदेश हैं तथा उत्तराखंड के पश्चिमी भागों में ये विस्तृत रूप से पाया जाता है। तो ये आपके सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है, ये लद्दाख के लोअर पार्ट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो वेस्टर्न पार्ट है, और इंडू रिवर से लेकर काली रिवर तक का जो क्षेत्र है वो वेस्टर्न हिमालय के अंतर्गत आता है। यहाँ की वार्षिक वर्षा अगर देखें तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है यहाँ पर वर्षा। जलवायु की विविधता के कारण यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं उसमें काफ़ी वेजिटेशन में काफ़ी अलग अलग अंतर देखने को मिलता है। ऊंचाई के बढ़ने से एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में बदल जाते हैं। यहाँ की इस रीजन में 3 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। सब माउंटेन, जिसे लोअर रीजन भी कहते हैं, इसे ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हो गया टेम्परेट एंड माउंटेन जोन, थर्ड हो गया एल्पाइन जोन। अगर हम इन जोन की बात करें तो यहाँ की जो मुख्य वनस्पतियाँ हैं वो सिड्रस देवदारा यानी देवदार, पाइनस रॉक्स बरगहाई, चीड़,
ओक और जूनिपर्स की वनस्पतियाँ यहाँ पर इन जोन में देखने को मिलती है, वेस्टर्न हिमालय के क्षेत्र में। और यहाँ की विशेषता यह है कि यह क्षेत्र जो होता है शंकुधारी वनों तथा ऊंचाई के अनुसार वनस्पति परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ यह स्थान है ना। अब आगे दूसरी स्लाइड में देखते हैं इसका जो सब माउंटेन और लोअर रीजन है वो कैसा है। सब माउंटेन और लोअर रीजन जो है यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय के चरण से 5000 फीट की ऊंचाई तक फैला हुआ है। जलवायु अगर देखें तो यहाँ पर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्रकार की पाई जाती है। वार्षिक वर्षा यहाँ 80 से 90% तक होती है। जून और सितंबर में ज़्यादातर देखने को मिलती है। गर्मियाँ यहाँ पर मध्यम होती हैं, सर्दियाँ हल्की होती हैं, वर्षा यहाँ पर अधिक होती है। वेस्टर्न हिमालय क्षेत्र में लोअर ट्रॉपिकल भाग का पूर्वी क्षेत्र एक मेखला बनाता है जिसमें मुख्य रूप से साल के वृक्ष जो हैं बहुतायता में देखने को मिलते हैं, जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का एक निर्माण करते हैं। इस वन मेखला के बीच बीच में सवाना भी पाए जाते हैं जिनमें ढाक तथा सेमल के वृक्ष भी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में साल के वृक्ष नहीं पाए जाते। इसका जो पश्चिमी क्षेत्र होता है उसमें साल के वृक्ष नहीं पाए जाते। अन्य वृक्ष जैसे आम हो गया, कचनार हो गया, अमलतास हो गया, नीम हो गया, ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वृक्ष सीधे होते हैं, यहाँ पर अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। इनका तना जो होता है भूरे रंग का होता है। वृक्षों के सघन और गहरे रंग की पत्तियां जो होती हैं ग्रुप से कैनोपी घना दिखाई देता है। यानी कि वृक्षों के सघन और गहरे रंग की पत्तियां का जो समूह होता है उससे कैनोपी जो होती है इसकी वो घनी दिखाई देती है, ऊपर से ये घना दिखाई देता है ना। इसके बाद वेस्टर्न हिमालय का दूसरा जो क्षेत्र है उसका नाम है सब माउंटेन और लोअर रीजन, जिसे सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन जो अभी पढ़ रहे थे उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखें तो इसमें 3 अन्य प्रकार के वन भी शामिल हैं। इसी वेस्टर्न हिमालय के पहले जोन जिसे सब माउंटेन और सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल या लोअर रीजन के नाम से जानते हैं, उसमें 3 प्रकार की क्षेत्र देखने को मिलते हैं। एक होता है रिवेरियन फॉरेस्ट, स्वैम्प फॉरेस्ट और ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट। तो सबसे पहले रिवेरियन फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर नदी वाला जो वन है वहाँ पर अकेसिया कटेचू, डलबर्जिया सिस्सू। और स्वैम्प फॉरेस्ट में यदि देखें तो वहाँ पर यूजेनिया जैम्बोलिना, सीरीस, गूलर और पुत्रनजीवा जैसे कुछ पौधे हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें तो ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट जो है यहाँ पर बेर के वृक्ष देखने को मिलते हैं जैसे जिजीपस जुजुबा। वहीं अगर इसके ऊपरी भाग में देखें तो मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट के अंतर्गत आंवला देखने को मिलता है, अमलतास देखने को मिलता है, भौंदरा देखने को मिलता है ना, पटाला देखने को मिलता है, कंजू, झीगल, इसके कुछ बॉटनिकल नेम भी दिए हुए हैं, आप इन्हें देख लेना। ढालू स्थानों पर अगर देखा तो बैम्बूसा और डेंड्रो कैलेमस स्ट्रिक्टस के जो हैं सघन वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अधिक ऊंचाई पर बोहेनिया रेटुसा, बोहेनिया वाहली और 2500 से 3000 की फीट की ऊंचाई पर पाइनस लॉन्गिफोलिया भी देखने को मिलता है। ये अगर देखें वेस्टर्न हिमालय का ये जो जोन है पहले नंबर का, जिसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, जनवरी से मार्च तक यहाँ पर जो होता है पतझड़ देखने को मिलता है। इसके बाद वेस्टर्न हिमालय का अगर दूसरा क्षेत्र देखा जिसे टेम्परेट एंड माउंटेन जोन के नाम से जाना जाता है, ये अगर बात करें तो ये 5000 से 10,000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अपेक्षा इस जोन में वर्षा कम होती है। शीत ऋतु की वर्षा प्रायः हिमपात के रूप में होती है। यहाँ औसत तापमान कम होता है। यहाँ पर जो वनस्पतियाँ होती हैं अधिकतर शंकुधारी वृक्ष वाले होते हैं। पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। 7500 से 9500 फीट की ऊंचाई पर अगर देखें तो यहाँ पर पीसिया मोरिंडा ट्री जैसे ट्री स्पीसीज देखने को मिलती हैं। अगर 8000 फीट की ऊंचाई पर अगर देखें तो एबीज, पिंड्रो एंड टेक्सस बकाटा जैसे स्पीसीज देखने को मिलती हैं। और 8000 से 9000 फीट की ऊंचाई पर अगर देखें तो साइप्रस एंड क्यूप्रेसस टोरुलोसा करके कुछ स्पीसीज पाई जाती हैं
6000 फीट की ऊंचाई तक पाइनस लॉन्गिफोलिया और पाइनस रॉक्स बरगाई जिम्नोस्पर्म के ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 5000 से 6000 फीट की ऊंचाई पर पाइनस एक्सेलेसा और सिड्रस डिओडारा ये पौधे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टेम्परेट जोन में एस्कुलस इंडिका, पॉपुलस सिलिया, अल्मस, वेलिचियाना, रोडोडेंड्रॉन ट्री एंड सेलिक्स रूबूस, लोनिसेरा, इंडिगोफेरा जैसे कुछ झाड़ी पौधे भी यहाँ देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न हिमालय का अगर तीसरा जोन देखें तो उसको एल्पाइन जोन के नाम से जाना जाता है। यदि एल्पाइन जोन की बात करें तो यहाँ पर 11,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई यहाँ की वृक्ष सीमा होती है और वृक्ष रहित वनस्पति के यहाँ पर क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक क्षेत्र होता है सब एल्पाइन क्षेत्र और एक होता है अपर एल्पाइन क्षेत्र। सब एल्पाइन जो होता है ये कम ऊंचाई वाला होता है और अपर एल्पाइन जो होता है ये अधिक ऊंचाई वाला होता है। सब एल्पाइन वाले क्षेत्र में झाड़ीयुक्त पौधे देखने को मिलते हैं जैसे कि सिल्वर फर्न, बेटुला यूटिलस, जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन। और अपर एल्पाइन में यदि बात करें जो कि अधिक ऊंचाई पर होता है ये जोन, ये करीबन 15,000 फीट की ऊंचाई वाला जिस क्षेत्र होता है, इसमें एल्पाइन घास के मैदान मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। कुछ साकी वनस्पतियाँ के साथ साथ कुछ घासें भी अतिरिक्त देखने को मिलती हैं। पौधे यहाँ के अगर देखें तो बहुत ही स्मॉल, छोटे या हम बौने कह सकते हैं, देखने को मिलते हैं जैसे कि अरेनेरिया से सर्पिलीफोलिया, एस्ट्रागोलस रेसिमोसस और कुछ रॉक जास्मीन जैसे कुछ यहाँ पर ग्रास स्पीसीज और छोटे पौधे देखने को मिलते हैं। अब दूसरे नंबर पर चर्चा करते हैं हम ईस्टर्न हिमालय की। यह है अगर देखें तो यह सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो क्षेत्र होता है ईस्टर्न हिमालय के अंतर्गत आता है। यह उत्तर में तिब्बत तथा दक्षिण में बंगाल देखने को मिलेगा। यहाँ पर उत्तर में तिब्बत वाला क्षेत्र और दक्षिण में बंगाल वाला क्षेत्र। यहाँ पर बहुत अधिक आर्द्रता देखने को मिलती है। 3 जलवायु एवं वनस्पति क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल सब माउंटेन जोन, टेम्परेट जोन और एल्पाइन जोन। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल सब माउंटेन जोन की बात करें ईस्टर्न हिमालय में तो यह प्रदेश मैदानी क्षेत्रों से लेकर 5,000 फीट की ऊंचाई तक फैला हुआ होता है। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ मुख्य रूप से साल के वृक्ष होते हैं और साल के वृक्षों के साथ कुछ अन्य वृक्ष भी पाए जाते हैं जैसे सैक्रम नैरेंजिया की कुछ प्रमुख जातियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। रिवेरियन क्षेत्र भी ट्रॉपिकल सब माउंटेन जोन में देखने को मिलता है और इसमें शीशम और कत्थे के जो वृक्ष होते हैं वो देखने को मिलते हैं। मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट में टर्मिनेलिया, लेजरस्टोमिया पार्विफोलिया, जिसे कि आप जनरली अपने यहाँ लेंडिया के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। एस्ट्रकुलिया की कुछ प्रजातियाँ बॉम्बैक्स, मेलाबेरिकम, एंथोसिफेलस, कदम और सीमा वालिचाई जैसे कुछ मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं ईस्टर्न हिमालय में। इसके बाद मॉइस्ट सवाना फॉरेस्ट जो होता है ये ऊंची ऊंची सवाना घास की जातियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कहीं कहीं एल्विजिया प्रोसेरा, बिस्कोफिया जैनिका के वृक्ष भी यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर घास भी देखने को मिलती है, बहुत अधिक मात्रा में उगती है जैसे कि सैक्रम प्रोसेरम। और यहाँ पर एक ट्रॉपिकल सब माउंटेन जोन में सदाबहार वन भी पाए जाते हैं जैसे डिलेनिया इंडिका, मैचेलिया चंपाका, यूजेनिया और इकाइनोकार्पस एटसेट्रा एवरग्रीन ट्री जो होते हैं ईस्टर्न हिमालय में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल सब माउंटेन जोन में। यह वन जो होते हैं बहुत सघन पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले और इन्हें जनरली आसानी से जंगलों को क्रॉस करना बड़ा ही दुर्लभ होता है, इतना घना होता है, हो सकता है कि अगर इसमें प्रवेश करें तो रास्ता ही भटक सकते हैं। इसके बाद ईस्टर्न हिमालय में दूसरा जो क्षेत्र है उसका नाम है टेम्परेट जोन। यह 5,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाने वाला क्षेत्र है। इसकी जलवायु में बहुत अधिक ह्यूमिडिटी और पाई जाती है। वनों को 2 बेल्ट में इसमें विभक्त किया गया है टेम्परेट जोन को, एक है लोअर बेल्ट और एक है अपर बेल्ट। लोअर बेल्ट 5,000 से 9,000 फीट तक की ऊंचाई पर है
और अपर बेल्ट जो है 9,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई तक शामिल है। लोअर बेल्ट में अगर देखें तो ये पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जबकि अपर बेल्ट में शंकु वाले वृक्ष पाए जाते हैं, कौन वाले, है ना, जैसे कि जिम्नोस्पर्म की प्रजातियाँ। लोअर बेल्ट में यदि देखें तो क्यूरिकस लेमिलस, क्यूरिकस लीनिया, क्यूरिकस पैकीफाइला, सिड्रेला और यूजेनिया और कुछ अन्य स्पीसीज जो आपकी स्क्रीन में देख रही हैं वो आप पढ़ सकते हैं। अपर बेल्ट में अगर देखें तो शंकु वृक्ष जैसे हमने बताया था, एविज बेबियाना, पीसिया मोरिंडा, लैरिक्स ग्रिफ्टी, है ना, ये कुछ प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर ईस्टर्न हिमालय में जो तीसरा क्षेत्र है उसे एल्पाइन जोन के नाम से जानते हैं। ये करीबन 12,000 से 18,000 फुट की ऊंचाई तक पाया जाने वाला क्षेत्र है। और ये एल्पाइन जोन जो होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी ठंडे क्षेत्र होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो पेड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, उनका सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ पर बड़े वृक्ष जो होते हैं बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर झाड़ी और कुछ कटीले टाइप में कुछ और कुछ साकी पौधे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ का तापमान अधिक ठंडा होता है, लंबे समय तक यहाँ पर बर्फ़ बनी रहती है, जिसके कारण प्रॉपर पौधे जो होते हैं उनकी ग्रोथ होना मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर बहुत ही रेयर प्लांट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो भी कुछ श्रब्स होंगे, डॉर्फ ब्रसेस होंगे, म्यूडोज होंगे, हर्ब्स होंगे, लाइकेंस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मॉसेस भी देखने को मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर बहुत ही छोटी होती है, यानी कि यहाँ पर गर्मियाँ कम होती है। और यहाँ की वनस्पति अगर बात करें तो ज़्यादातर वनस्पतियाँ जो होती हैं बौने रूप में होती हैं, छोटी होती हैं, झाड़ी रूप में होती हैं। और जैसे कि रोडोडेंड्रॉन हो गया, जूनिपेरस हो गया, पोटेनेटिएला हो गया, प्रिमुला हो गया, है ना, लाइकेंस हो गया, मोसेस हो गया, एल्पाइन ग्रासेस हो गया, सेक्सीफ्रेगा हो गया और जेंटियाना हो गया। ये कुछ स्पीसीज जो हैं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके बाद वेस्ट इंडियन डेजर्ट जो है, अब उसको देखते हैं कि वेस्ट इंडियन डेजर्ट जो है ये राजस्थान, कच्छ, दिल्ली और गुजरात के कुछ हिस्सों में जो वेजिटेशन है वो वेस्ट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानी जाती है। और यहाँ का क्लाइमेट्स जो है ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्म होता है और शरद ऋतु में बहुत ठंडा होता है। यहाँ पर वर्षा करीबन 70 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पर जीरोफिटिक प्लांट्स अधिकतर देखने को मिलते हैं, जैसे अकेसिया निलोटिका, प्रोसोपस स्पाइसिगेरा, साल्वाडोरा, ओलियोडेस साल्वाडोरा की एक अन्य स्पीसीज है ना। ऐसे कुछ स्पीसीज जो हैं आपकी स्क्रीन में दिख रही हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेस्ट इंडियन डेजर्ट में जो राजस्थान, कच्छ और दिल्ली और गुजरात के कुछ हिस्सों का जो वेजिटेशन है वो वेस्ट इंडियन डेजर्ट वाला फाइटोजियोग्राफिकल रीजन कहलाता है। इसके बाद गैंगेटिक प्लेन की यदि हम बात करें तो इसमें हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, इसके साथ ही बिहार, बंगाल जैसे कुछ फर्टाइल क्षेत्र हैं वहाँ पर गैंगेटिक प्लेन वाला फाइटोजियोग्राफिकल रीजन में शामिल है। यहाँ जलवायु कारक जैसे तापमान तथा वर्षा दोनों ही अलग अलग प्रकार की वनस्पति उत्पन्न करते हैं। उत्तरी उत्तर प्रदेश में वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम, किंतु बंगाल में वर्षा करीबन 150 सेंटीमीटर तक होती है। यानी कि ये गैंगेटिक प्लेन जो है उसमें भी काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, 70 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक। जहाँ उत्तरी उत्तर प्रदेश में ये 70 सेंटीमीटर है, तो वहीं बंगाल में अगर देखें तो ये 150 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ पर वेजिटेशन की बात करें तो हिमालय के चरण के समीप उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे में अगर देखें तो कौन कौन सी वेजिटेशन है, तो इसमें शीशम का हो गया, अकेसिया निलोटिका हो गया। और यमुना के दक्षिण में स्थित नदी क्षेत्र में अगर देखें तो अकेसिया अरेबिका, ओपन थॉर्न फॉरेस्ट, कांटेनुमा जो वन होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं यमुना के दक्षिण में स्थित जो नदी क्षेत्र हैं वहाँ पर। उत्तरी क्षेत्र में अगर देखें तो यहाँ पर सॉरिया रोबस्टा, साल के वृक्ष देखने को मिलते हैं। कुछ अन्य वृक्ष जैसे कि चिरौंजी हो गया, तेंदू हो गया, महुआ हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, आम हो गया, नीम हो गया, ऐसे कुछ
अन्य वृक्ष भी यहाँ पर इस जोन में देखने को मिलते हैं, गेंगेटिक प्लांट। यहाँ पर झाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं जैसे जिजिपस कैजिया। और यहाँ पर जो पूर्वी सिरे हैं उन पर सुंदरवन के, मैनग्रूव तथा ज्वारी वन जो गंगा के डेल्टा के समीप के ज्वारी क्षेत्र में पाए जाते हैं वो हैं, जैसे राइजोफोरा म्यूरो म्यूरोनेटा, राइजोफोरा कॉन्जुगेटा, एकैंथस इलिसिफोलियस, कैंडेलिया एक स्पीसीज़ हैं, और अन्य स्पीसीज़ जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। और कुछ यहाँ पर एविसीनिया ट्री भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सेरियोप्स ट्री भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो पूर्वी सिरे जो क्षेत्र है वहाँ पर ये सुंदरवन के, मैनग्रूव तथा जरी वन के क्षेत्र में ये देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है असम। ये जो क्षेत्र है फाइटोजियोग्राफिकल क्षेत्र असम का क्षेत्र, यह बहुत अधिक वर्षा करीबन 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। इसमें चेरापूंजी में 1000 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यह असम का ही क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र तथा सरमा की घाटी में मूसा फेरा, आट्रोकार्पस, माइचेला चंपाका, लेस्टरोमिया, एलिस्टोमिटोनिया जैसे कुछ स्पीसीज, फाइकस एलास्टिका, गैरसियाना, कोरेलिया, एस्टरकुलिया एलाटा, सिड्रिला और बेट जैसे कुछ स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लाइंबर ट्विनर्स एंड एवरग्रीन श्रब्स भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नदियों के तट पर एल्विजिया प्रोसेरा, बॉम्बेक्स मेलेब्रिकम। गारो के पर्वतीय क्षेत्र में यदि देखें तो सोरिया रोबस्टा फॉरेस्ट। घासेस में अगर देखें तो एम्पेरेटा सिलेंड्रिका, सैक्यूरम ऑरेंडिनेसियम और कुछ अन्य स्पीसीज भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आप इसमें स्क्रीन में जो दिख रहा है आप इसे नोट कर लें। उत्तरी शीत क्षेत्रों में एलनस निफ्लेंसिस, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरिनम और बेटुला स्पीसीज यहाँ पर देखने को। पर्वतीय मार्गों में पाइनस कासियाना एंड पाइनस इंसुलेरिस जैसे प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सेंट्रल इंडियन रीजन्स में अगर देखें तो इस क्षेत्र के उत्तर में गंगा तथा दक्षिण में गोदावरी नदी है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात तथा गुजरात के कुछ दक्षिणी भाग सेंट्रल इंडियन रीजन में शामिल हैं। यहाँ पर 3 वेजिटेशन जोन देखने को मिलते हैं, साल फॉरेस्ट, मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट और थॉर्नी फॉरेस्ट। साल फॉरेस्ट में मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के पूर्वी भाग शामिल हैं। मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट में मध्य प्रदेश का मध्य भाग शामिल है, जिसमें बहुतायता से सागौन के वृक्ष, डायोस्पोरस मेलेनोजैलन, तेंदू, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, पलास, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा और डलबेजिया लैटिफोलिया जैसे मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट में अगर देखा तो ये मध्य भारत के अपेक्षाकृत शुष्क भाग में फैला हुआ भाग है। यहाँ पर अगर देखें तो अकेसिया ल्यूकोफ्लुइया, अकेसिया कटेचू, ब्यूटिया फ्रोंडोसा, जिजिपस रोटेंडिफोलिया जैसे कुछ ट्री स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके बाद मालाबार क्षेत्र जो है यह भारत के पश्चिमी तटीय भाग से गुजरात तक फैला हुआ है। यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। वेजिटेशन के अनुसार पाए जाने वाले जो वन हैं यहाँ पर 4 प्रकार के हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये यहाँ के प्रमुख रूप से पाए जाने वाले वन हैं जो मालाबार क्षेत्र में पाए जाते हैं। मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और मैनग्रूव फॉरेस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मैनग्रूव फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ की भूमि, या हम कह सकते हैं मैनग्रूव फॉरेस्ट वहाँ पर बनते हैं जहाँ की भूमि जो होती है दलदली होती है, जहाँ पर मड अधिक होता है, कीचड़ अधिक होता है। तो वहाँ पर कोई दूसरे प्लांट्स, दूसरे ट्री उगते नहीं, सिर्फ जो दलदली भूमि में उगने वाले पौधे होते हैं वही यहाँ पर उगते हैं। इसके साथ ही ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वहाँ पर वृक्ष बहुत लंबे होते हैं और इनमें डिप्टेरोकार्पस इंडिकस, स्टरकुलिया अलाटा, सिड्रेला अलाटा, टेक्टोना ग्रैंडिस, डलवर्जिया लैटिफोलिया और कुछ ग्रास स्पीसीज जैसे बांस मुख्यतः यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि बैम्बूसा ऑरेंडिनेसिया,
जैसे कुछ स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही बांस की कुछ प्रजातियाँ और हैं, जैसे डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस, ये प्रजाति यहाँ पर मालावर क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो ओवरऑल देखें तो मालावर क्षेत्र में ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा प्रमुखता से देखने को मिलता है। उसमें से ये जो वृक्ष हैं आपके सामने, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं दक्कन का पठार जिसे हम बोलते हैं। तो दक्कन में अगर देखें तो इसमें जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और कर्नाटक का जो क्षेत्र है वो दक्कन के क्षेत्र में आता है। गोदावरी नदी के दक्षिण में पश्चिमी तट के आर्द्र भाग को छोड़कर सारे दक्षिणी प्रायद्वीप में फैला हुआ ये शुष्क भाग जो है दक्कन का क्षेत्र होता है। दक्कन का फाइटोजियोग्राफिकल रीजन होता है। यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर। यहाँ के वनस्पति के जो प्रदेश हैं, जो क्षेत्र हैं, वो दो हैं। एक है डेक्कन प्लेटू और दूसरा है द कोरोमेंडल कोस्ट। तो जो डेक्कन प्लेटू है वो 2000 से 5000 फीट की ऊंचाई पर है और ये शुष्क वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टेक्टोना ग्रैंडिस जैसे सगुन के वृक्ष और हाइडविकिया पिन्नेटा, टेरोकार्पस सेंटेलम जैसे प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। द कोरोमेंडल कोस्ट में अगर देखें तो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ की वनस्पतियों में शामिल हैं जैसे सेंटेलम एल्बम, सिड्रेला टूना, कैपेरस और फाइलेंथस एंड यूफोर्बिया स्पीसीज भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके बाद लास्ट अगर देखें फाइटोजियोग्राफिकल क्षेत्र जिसका नाम है अंडमान और निकोबार, ये वनस्पति बर्मा तथा मलेशिया से यहाँ की मिलती जुलती वनस्पतियाँ यहाँ देखने को मिलती है। समुद्री तट पर मैनग्रूव फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में एवरग्रीन और बहुत अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है, प्रमुख वनस्पति यहाँ पर देखा जाए तो राइजोफोरा है और इसके साथ ही कुछ और अन्य स्पीसीज हैं जैसे कैलोफाइलम, डिप्टेरोकार्पस, लेजरस्टोमिया एंड टर्मिनेलिया स्पीसीज, निमूस्पस इत्यादि कुछ स्पीसीज हैं जो अंडमान क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से आज जो देखा आपने कि ये जो फाइटोजियोग्राफिकल रीजन है वो रीजन जो है हर जगह की वनस्पतियाँ अलग अलग हैं, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग वनस्पतियों वाला क्षेत्र एक विशिष्ट प्रकार का क्षेत्र बनाता है और इन विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियों के क्षेत्र को ही फाइटोजियोग्राफिकल रीजन के नाम से जाना जाता है। तो हमने अभी तक जो फाइटोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया देखा उसमें 9 फाइटोजियोग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया गया है भारतवर्ष के फाइटोजियोग्राफिकल रीजन को। तो हम कह सकते हैं कि भारत की विविध जलवायु, स्थलाकृति एवं पारिस्थितिक परिस्थितियों के कारण यहाँ अत्यंत विविध प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और इसी विविधता, इसी डाइवर्सिटी के आधार पर इंडिया को विभिन्न फाइटोजियोग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक फाइटोजियोग्राफिकल रीजन की अपनी विशिष्ट वेजिटेशन होती है, विशिष्ट पारिस्थितिकी होती है और विशिष्ट वैज्ञानिक महत्ता होती है। इन्हीं को अगर देखा जाए तो इनका अध्ययन करके हम किसी विशेष प्रजाति की अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग उसके फिनोलॉजी, उसकी मॉर्फोलॉजी और उसके एडाप्टेशन को पढ़ करके, वैज्ञानिक अध्ययन करके हम फाइटोजियोग्राफिकल रीजन को और भी विस्तार से समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे और परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, खास करके बीएससी 4th ईयर के जो छात्र हैं और बीएससी तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आप अपनी कॉपी में नोट करके रखेंगे तो मेरे को लगता है पेपर में काफ़ी मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।